हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन। माई सेल्फ यश और आज हम बात करने वाले हैं ट्रांजिशन मेटल के कलर फॉर्मेशन की टेंडेंसी के बारे में। ठीक है, तो आप देखेंगे मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ट्रांजिशन एलिमेंट जब कंपाउंड स्टेट में होते हैं, कंपाउंड, और इसके कंपाउंड को या फिर एक्वस मीडियम में लेंगे। ओके, मतलब जो ट्रांजिशन एलिमेंट है या तो उनका कंपाउंड बना है, और जनरली कंपाउंड बनता है लिगैंड्स के साथ। अब आपको ये डाउट आ सकता है कि लिगैंड क्या होता है, तो ये आप पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, या फिर वो मेटल का जो कंपाउंड है उसे जब हम एक्वस मीडियम में ले लेते हैं तो भी वो कलर दिखाता है। अब क्या है इसके पीछे रीजन, वो हम देखते हैं। अ सब्सटेंस अपीयर colored if it absorbs a portion of visible light. The color depends upon the wavelength of absorption in the visible region of electromagnetic radiation. मतलब सिंपली इसमें होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मान लीजिए ये कोई लाइट का सोर्स है कि मान लीजिए अपनी विजिबल लाइट का यही सोर्स है, और आप सब जानते हो ये नथिंग बट क्या है, सन। ठीक है, और ये लाइट पास हुई अपने कंपाउंड से, ये अपना ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड है। इसके अंदर क्या रखा हुआ है, इसके अंदर रखा हुआ है ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड। ओके, ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड रखा है। अब ये लाइट यहां से यहां आती है, ऐसे ऐसे लाइट आई। अब ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड के अंदर होता क्या है, इसकी जो डी ऑर्बिटल होती है, जो कि जनरली इन फ्री स्टेट ऐसे होती है, और उसमें इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, और इसे हम कहते हैं डीजेनरेटेड। डीजेनरेटेड मतलब क्या, सबकी एनर्जी सेम है, मतलब इक्वल एनर्जी, बट जब आप उसे कंपाउंड स्टेट में लेते हैं या फिर उसके कंपाउंड को एक्वस स्टेट में लेते हैं तो उसकी डीजेनरेसी वैनिश हो जाती है, और जो डी ऑर्बिटल है वो स्प्लिट हो जाते हैं कुछ ऐसे, ये 3 इधर 2 इधर, जिसे हम T2G और इसे EG कहते हैं। ये सब कुछ आप आगे सीख जाएंगे कि T2G क्या है, EG क्या है, ये सब। ठीक है, ये सेट ऑफ एनर्जी लेवल है। कभी EG भी नीचे हो सकता है, T2G ऊपर हो सकता है। अब होता क्या है, देखिए यहाँ से जो लाइट आई है उस लाइट को एब्जॉर्ब करके ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चले जाएगा। ओके, मतलब जैसे मान लीजिए आपके पास लाइट है विबग्योर। ओके, अब विबग्योर में से मान लीजिए कोई एक एब्जॉर्ब हो गया, मान लीजिए G एब्जॉर्ब हो गया। ठीक है ना, तो बचा हुआ कलर इधर आ जाएगा। ये बचा हुआ कलर क्या होगा, ये बचा हुआ कलर होगा VIB, YOR। ये बचा हुआ यहाँ का ये कलर तो एब्जॉर्ब हो गया। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा, हमने 11th स्टैंडर्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में स्टेबल नहीं होता, तो ये जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है ये फिर आ जाएगा अपने ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट में मतलब ये T2G एनर्जी लेवल में, और इसमें ये एमिशन करेगा, तो ये प्लस एमिशन भी करेगा। एमिशन किसका, फोटॉन का। ओके, एमिशन भी कर देगा। तो अब ये बचा हुआ कलर जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ, प्लस ये एमिटेड फोटॉन, या फिर एमिशन आप कह सकते हैं, या फिर एमिटेड फोटॉन कह सकते हैं, या फिर एमिटेड रेडिएशन कह सकते हैं। समझे, तो ये हो गया एमिटेड रेडिएशन। तो बचा हुआ कलर और एमिटेड रेडिएशन दोनों मिक्स करके कलर देते हैं, और इस कलर को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंटरी कलर। क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंटरी कलर। ठीक है, तो अब कौन सा पार्ट एब्जॉर्ब करता है तो कौन सा कलर दिखेगा, इसके लिए मैं आपको बता देता हूं एक मंशेल व्हील डायग्राम। हालांकि ये नाम हमारे स्टेट बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको इससे कॉम्प्लीमेंटरी कलर इजीली पहचान में आ जाएगा। VIG GYO, एक सेकंड इसे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा VI
GYOR, मतलब अगर ब्लू कलर एब्जॉर्ब किया तो आपको ऑरेंज दिखेगा, और अगर वॉयलेट या इंडिगो एब्जॉर्ब किया तो आपको येलो दिखेगा, और अगर ग्रीन एब्जॉर्ब किया है तो आपको दिखेगा रेड। मतलब ये सारे कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। आया समझ में? तो यही बेसिकली कलर की थियरी है। और मैं आपको इन डिटेल बताऊं तो कलर की 4 ही थियरी होती है। कलर की 4 थियरी होती है। पहला तो होता है मेटल टू लिगैंड चार्ज ट्रांसफर, MLCT। दूसरा होता है लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, ओके। फिर दूसरा होता है DD ट्रांजिशन, जो मैंने अभी आपको बताया, और एक होता है परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर, ओके। यही 4 थियरी है जो कलर को एक्सप्लेन करती है। अब आपको डाउट आता होगा कि सर ये MLCT और CLMT क्या है, तो ये आप सीख जाओगे जब हम लोग आपको K2Cr2O7 या फिर KMNO पढ़ाएंगे, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे अभी भी आपको बताना है। अब जरा देखिए, ऐसे कंपाउंड्स जिसमें ये ऑर्बिटल सारी भरी हुई होती हैं, जैसे ये जो आप देख रहे हो D ऑर्बिटल, अगर ये पूरी भरी हुई है 10 की 10 है, तो इसमें तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। और अगर जब अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो एक्साइटेशन भी नहीं होगा, और जब एक्साइटेशन ही नहीं होगा तो कहां से डी एक्साइटेशन होगा, तो आपको कलर दिखने वाला नहीं है, एज सिंपल एज दैट। और अगर इनके अंदर एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो भी आपको कलर नहीं दिखेगा। और अगर डी ऑर्बिटल वेकेंट हो गई, तब तो भैया इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो क्या एक्साइट होना और क्या डी एक्साइट होना, तो काय के लिए सोचते हो कलर आएगा। आ रहा है समझ में हम क्या बोल रहे हैं? जी सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। समझ में आया? तो ऐसे केसेस में जैसे Zn2+, Cu+, Cd+2, सिल्वर प्लस, गोल्ड प्लस, ये सारे क्या होंगे? कलरलेस। सारे क्या होंगे? कलरलेस, क्योंकि इनकी डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है D10 कॉन्फ़िगरेशन से। चलिए एक बता देता हूं मैं जिंक का। जिंक जनरली होता क्या है? जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिंक 30 होता है, और ये होता है आर्गन 4s2 3d10। और अगर आपने Zn+2 ले लिया तो क्या हो जाएगा? ये 4s0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3d10, और ये आर्गन। आ समझ में? मतलब डी का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 10 है। ये देखिए यहाँ पे, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, सारे ऑर्बिटल क्या हैं? कंप्लीटली फिल्ड। और जब कंप्लीटली फिल्ड होंगे तो ये विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे और एक्साइट नहीं हो पाएंगे, और एक्साइट नहीं हो पाएंगे तो सिंपल सी बात है कैसे डी एक्साइट होंगे, और आपको कैसे एमिटेड फोटोन मिलेगा, और वो कैसे बचे हुए कलर से मिक्स होकर आपको कलर दिखाएगा। ये बहुत सारे लोगों का मिसकंसेप्शन क्या होता है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये एनर्जी लेवल है, मान लीजिए ये यहाँ पे 2 है, मान लीजिए इसका 1 इलेक्ट्रॉन, ऐसे 3 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे गया, तो जब यही वापस आता है तो ये जो फोटोन एमिट करता है ना, एमिटेड फोटोन, इसी के कलर को वो कहते हैं कि वो कलर दिखेगा। जी बिल्कुल नहीं, ये बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है। तो जो कलर एब्जॉर्ब हुआ उसे छोड़ के रिमेनिंग कलर, रिमेन प्लस एमिटेड फोटोन मिलके जो कलर देते हैं उसी को हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है? वही कलर हमें दिखता है। आया समझ में? और उसी कलर को हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री कलर। चलिए अब आपको लगे हाथ कॉम्प्लीमेंट्री कलर भी बता देते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऐसे कलर होते हैं which on mixing form white light. The color which on mixing forms what? White light, जो कि मिक्स होने के बाद क्या बना देते हैं? व्हाइट लाइट बना देते हैं। आया समझ में आपको? जैसे देखिए, जो एमिटेड फोटोन था, ओके, प्लस रिमेन कलर था, तो रिमेन कलर और एमिटेड फोटोन मतलब जो एब्जॉर्ब हुआ होगा उससे थोड़ा सा इधर उधर, तो ये दोनों मिलके ये आपको क्या दे देंगे? व्हाइट लाइट। आ समझ में? तो इसी दोनों को हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री कलर, ओके। क्योंकि देखिए कैसे, मैं आपको बताता हूं। यहां से मान लीजिए ये विबग्योर है, चला इसकी फीलिंग ले लेते हैं। विबग्योर है तो मान लीजिए ब्लू कलर एब्जॉर्ब हुआ, ब्लू कलर गया अंदर, तो ब्लू को छोड़ के सब कुछ आ गया यहाँ पे, मतलब ये रिमेन कलर में क्या क्या आ गया? VIGYOR, राइट।
ओके, और ये एमिटेड है, ये एमिटेड है, ठीक है, एमिटेड वाला जो भी होगा ब्लू का एब्जॉर्ब करने का जो एमिटेड आया, और जो एब्जॉर्ब किया इसको आपने इसके साथ मिक्स कर दिया, मतलब ये ए है और ये पूरा क्या है बी। तो ए प्लस बी को मेरे भाई मिक्स करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, आपको क्या मिलने वाला है, वाइट लाइट ही मिलने वाला है ना, क्या मिलने वाला है, वाइट लाइट, यही तो है। तो इसीलिए ब्लू कलर और ये जो पूरा मिलेगा, इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो है वो वाइट लाइट मिलती है, और इन दोनों को ही अपन क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर। तो ये था अपना पूरा एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब आप ये पूरा जो बुकिश एक्सप्लेनेशन दिया गया है आप इसे इजीली एब्जॉर्ब मतलब इजीली पढ़ सकते हैं। अब जरा देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, कंपाउंड ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट आर ऑलमोस्ट वाइट, व्हाट कुड बी द एब्जॉर्ब रेडिएशन, यूवी और विजिबल। तो देखिए ये यूवी एब्जॉर्ब करता है और यूवी के लिए हमारी आंखें सेंसिटिव नहीं होती, मतलब यूवी रेंज में अगर कुछ भी एमिशन या एब्जॉर्प्शन होता है तो उसे हम सेंस नहीं कर सकते, हमें वो दिखता नहीं है। हाँ समझ में, ऐसा है। तो ये देखिए वही चीज़ दिया गया है, अगर रेड एब्जॉर्ब करेगा तो क्या दिखेगा, ग्रीन दिखेगा, क्योंकि रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है, ग्रीन, ब्लू का येलो, ऑरेंज का ब्लू और वॉयलेट का येलो, ठीक है। तो इसे आप याद रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं। लेट अस सी हाउ द कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन डिपेंड्स ऑन लिगैंड एंड ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो एक्चुअल में अगर आप देखें तो कलर 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वो 4 फैक्टर कौन कौन से हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। फिर दूसरा डी ट्रांजिशन, और मैंने बताया ना ये लेवल से ये लेवल पे इलेक्ट्रॉन जंप करता है। दूसरा नेचर ऑफ लिगैंड अटैच टू द मेटल आयन, मतलब जो कंपाउंड है ट्रांजिशन मेटल का उसमें कौन से लिगैंड अटैच है, ठीक है। और फिर चौथा आता है ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। आगे चल के आप देखोगे कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर, प्लेनर, ये सारी ज्योमेट्रीज होती है, ठीक है। और कलर से रिलेटेड बहुत ही डिटेल में मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के रखी है, उसे मैं आपको ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच करके दे दूंगा, तो आप उसमें जाके जेई लेवल तक का कलर का फंडा सीख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। When cobalt 2 plus is dissolved in water, it forms a pink solution of complex COH2O6। तो देखिए ये H2O जो है ना यही लिगैंड की तरह काम कर रहा है। डोंट वरी, हम जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसको लाइव आके पढ़ाने वाले हैं ताकि आपको कोई भी तकलीफ ना हो, ओके। विच हैज़ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, इसका ज्योमेट्री क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल मतलब क्या, मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए ऑक्टाहेड्रल मतलब होता है ऐसे, ये जो कोबाल्ट है, ये कोबाल्ट होगा सेंटर में ऐसे, और ऐसे हर जगह कौन होगा, H2O, ऐसे। तो इसे आप ज्वाइन कीजिए ऐसे ऐसे ऐसे, ये हो गया प्लेन में, मतलब ये स्क्रीन के ऊपर हो गया, और ये देखिए ये ऐसे और ये ऐसे। तो ये एक फेस, ये 2 फेस, ये 3 फेस, और एक इसके पीछे वाला चौथा फेस। अब ऐसे ही नीचे भी बनेगा, ये देखिए ये ऐसे, ओके। तो ये 1 2 और ये 3, 2 के पीछे 4, तो 4 और 4 टोटल 8 फेस। 8 फेस मतलब ऑक्टाहेड्रल। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बट वेन दिस सोल्यूशन इज ट्रीटेड विथ कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब इसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो होता क्या है, HCl रिएक्ट करके ये वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देता है और उसकी जगह पे क्या बन जाता है, COCl4 बन जाता है, विच हैज अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या है, टेट्राहेड्रल, और कलर भी अलग है। आ रहा है समझ में, डीप ब्लू देखिए ना, यहाँ पे डीप ब्लू हो जाएगा। अब टेट्राहेड्रल कैसे होता है, ये CO हो गया, ये Cl, ये Cl, ये Cl और यहाँ पे Cl। अब इसे ज्वाइन कीजिए तो आपको टेट्राहेड्रल पता चल जाएगा। ये देखिए ये ऐसे, ओके। टेट्राहेड्रल टोटल कितने, 4 फेस बनते हैं, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये देखिए कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे और कौन सा कलर होगा, वो सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। ये देखिए स्कैंडियम में कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं, इसीलिए कलरलेस। बट एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है तो कौन से कलर का होता है, पर्पल।
और Ti+4 होता है D0 कलरलेस, और यहाँ पे नीचे भी ये दोनों कलरलेस हैं क्योंकि इनके D में एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। बाकी सबका कलर आपको दिया गया है, आप उसे याद रख सकते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आ रहा है समझ में? चलिए अब आगे देखते हैं। Do you know color of transition metal ion may arise due to charge transfer? For example, MnO4 has a intense purple color in solution. जबकि आप MnO4 माइनस में देखोगे तो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होता है, मतलब इसके D में 0 इलेक्ट्रॉन है, मतलब D में 0 इलेक्ट्रॉन है तो मैंगनीज को क्या होना चाहिए? कलरलेस। बट फिर भी MnO4 माइनस है ना, इंटेंस पर्पल कलर का होता है। आई नो इट्स कॉल्ड एज पर्पल, ओके, बट ऐसे याद रहे पर्पल बोलते हैं सर, तो इसीलिए मैंने ऐसे बोला। इन MnO4 माइनस एन इलेक्ट्रॉन इज मोमेंटरली ट्रांसफर्ड फ्रॉम ऑक्सीजन टू मेटल, दस मोमेंटरली चेंजिंग O2 माइनस टू O माइनस एंड रिड्यूसिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज फ्रॉम +7 टू +6. Okay, for charge transfer transition to take place, the energy level of the two different atom involved should be fairly close. मतलब चार्ज ट्रांसफर मतलब मैंगनीज का जो एनर्जी है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में और ऑक्सीजन जो है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, उन लोग के बीच का एनर्जी गैप ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सिमिलरली कलर किसका होता है? डाइक्रोमेट का। इसमें क्रोमियम का +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है और क्रोमियम का अगर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो क्रोमियम में तो एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, क्योंकि अगर आप देखोगे तो क्रोमियम क्या होता है? क्रोमियम होता है आर्गन 4s2 4s1 3d5, तो +6 है मतलब क्या? 4s का भी एक इलेक्ट्रॉन चला गया और d का भी 5 इलेक्ट्रॉन चला गया। तब तो ऐसे केस में क्रोमियम के पास एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, फिर भी वो कलर्ड है, क्यों? चार्ज ट्रांसफर की वजह से। वैसे ही Cu2 और वैसे ही निकल डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, ये लिगैंड है एक, ओके, कॉम्प्लेक्स दस कैन बी एक्सप्लेन थ्रू चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। चलिए मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे होता है चार्ज ट्रांसफर। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं MnO4 माइनस आयन दैट इज पर मैंगनेट आयन का स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे ये हो गया Mn, ओके, यहाँ पे ये O माइनस, ये डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O और ये डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पे मैंगनीज को अगर आप देखें तो ये +7 हो जाता है और ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन -1, ठीक है। अब ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन क्या करता है? ये एक इलेक्ट्रॉन इससे दे देता है, तो मैंगनीज क्या हो जाएगा? +6 और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और ये कंटिन्यूअस होते रहता है। क्या होता रहता है? कंटिन्यूअस होते रहता है। आ समझ में? ये कंटिन्यूअस होते रहता है, मतलब मैंगनीज +6 से +7 में कन्वर्ट होते रहता है, +6 टू +7, मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करेगा, फिर यहाँ से यहाँ जंप करेगा, और इसी को अपन क्या कहते हैं? चार्ज ट्रांसफर। देख रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज का +7 से +6 हो गया, फिर +6 से क्या हो जाएगा? +7। कंटिन्यूअस होते रहेगा, बहुत फास्ट होते रहेगा। और ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि इसकी जो एनर्जी लगती है वो रूम टेम्परेचर पे इजीली अवेलेबल होती है, रूम टेम्परेचर पे इजीली अवेलेबल होती है। ठीक उसी तरह Cr2O7 का भी आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये Cr2O7 का स्ट्रक्चर बना दिया मैंने, तो आप देख रहे हैं टोटल -2, ये देख रहे हैं, एक माइनस इधर और एक माइनस इधर। अब क्रोमियम देखें तो इसमें भी +6 है, इसमें भी +6 है। अब होता क्या है, ये ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन क्रोमियम को दे देता है, तो क्रोमियम +6 से +5 पे आ जाता है। और फिर सेम चीज़ इधर भी होती है, तो +6 से +5, +5 से +6, कंटिन्यूअस होते रहता है ये चेंज, और इसी को अपन कहते हैं चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कैटालिटिक प्रॉपर्टी, अब ट्रांजिशन एलिमेंट की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसे कहते हैं हम कैटालिटिक प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या? जो रिएक्शन काफ़ी स्लो गति से होते हैं या फिर नॉर्मल कंडीशन में जिन्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है होने के लिए, तो ये क्या करते हैं, उस रिएक्शन को आसानी से करवा देते हैं। अब ये कैसे करवाते हैं वही हमें पढ़ना है। ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड एग्जिबिट गुड कैटालिटिक प्रॉपर्टी, दे हैव प्रूवन टू बी गुड होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस कैटालिसिस, partially because their ability to participate in different oxidation reduction step of catalytic reaction। मतलब देखो, जो अपने ट्रांजिशन एलिमेंट है ये बहुत ही अच्छे होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस
कैटालिस्ट की तरह काम करते हैं। अब होमोजीनियस क्या होता है, हेटेरोजीनियस क्या होता है, ये आपने ऑलरेडी अपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो मैं अभी बता दूंगा, ठीक है। और ये करते क्या है, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब जरा देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। मान लीजिए आप हेबर्स प्रोसेस लेते हैं, हेबर्स प्रोसेस आप सबको पता ही होगा। हेबर्स प्रोसेस फेमस है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया N2+3H2, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, दे देता है 2NH3 और इसमें आप लेते हो फाइनली डिवाइडेड आयरन। अब जरा देखो, ये गैस है, ये भी गैस है और आयरन क्या है, आयरन है सॉलिड। तो ऐसे कैटालिसिस को जिसमें कैटालिस्ट और रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट डिफरेंट हो, मतलब मेरे कहने का मतलब रिएक्टेंट कौन है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, दोनों क्या है, गैस। बट यहाँ पे अगर आप देखो तो आयरन क्या है, सॉलिड, गैस हुआ सॉलिड हुआ, दोनों की फिजिकल स्टेट क्या अलग। तो जब ऐसा केस आए तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। और हेटेरोजीनियस कैटालिसिस में होता क्या है, ये जो आयरन है ना, ये सरफेस प्रोवाइड करता है। आयरन क्या प्रोवाइड करता है, सरफेस प्रोवाइड करता है, और इसी पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करती है। और इन सिंपल में अगर आपको बताऊं ना, तो ये आयरन करता क्या है, आयरन है ना नाइट्रोजन के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, क्योंकि इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होती है, और वो कॉम्प्लेक्स बनाने की वजह से नाइट्रोजन का ये ट्रिपल बॉन्ड जो है वो टूट जाता है आसानी से, और फिर वो इजीली हाइड्रोजन से रिएक्ट कर लेता है। ठीक ऐसे ही आयरन जो है वो हाइड्रोजन के बॉन्ड को भी वीक करता है। तो एक्चुअल में अगर आप देखो तो ये कैटालिस्ट क्या करता है, ये कैटालिस्ट नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को वीक करके रिएक्शन करवा देता है। तो ये मैंने आपको बताया हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। अब होमोजीनियस कैटालिसिस क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए आपने ए लिया, बी लिया और यहाँ पे कैटालिस्ट लिया, और अगर इन तीनों की फिजिकल स्टेट, इन तीनों की, ए की, बी की और सी की सेम है, फिजिकल स्टेट क्या है, सेम, मतलब ये दोनों या तो लिक्विड है, कैटालिस्ट और रिएक्टेंट दोनों लिक्विड है, या फिर दोनों क्या है, सॉलिड, या फिर दोनों क्या है, गैस तो हालांकि नामुमकिन है, दोनों लिक्विड है, दोनों सॉलिड है, तो फिर हम इसे कहेंगे होमोजीनियस कैटालिसिस। और ऐसे केस में क्या होता है, ये सी किसी एक के साथ कोई इंटरमीडिएट बना लेता है। इंटरमीडिएट मतलब एक ऐसा केमिकल कंपाउंड जो रिएक्शन के बीच बनता है और नेक्स्ट स्टेप में कंज्यूम हो जाता है। अगर आपको इंटरमीडिएट के बारे में डिटेल में जानना है तो आप हमारी केमिकल काइनेटिक्स की वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने काफी डिटेल में पढ़ा है, ओके, इंटरमीडिएट और ये सब के बारे में। ठीक है, तो ये था अपना कैटालिसिस का थियरी। चलिए आगे देखते हैं। यहां पे देखिए, दीज स्टेप्स इन्वॉल्व changes in the oxidation state of these metal ions compound Fe, cobalt, nickel, palladium, platinum, chromium, etc. are used as a catalyst in number of reaction. Their compound enhance the rate of a chemical reaction. आप ऐसे भी कह सकते हो, जो हमने केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ा था, कि कैटालिस्ट क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। तो एक्चुअल में जो वर्किंग है कैटालिस्ट का, ये हमने काइनेटिक्स में कवर कर लिया है। तो आप जाके काइनेटिक्स में प्लेलिस्ट में जाके हमारी वीडियो देख सकते हैं। इन होमोजीनियस कैटालिसिस रिएक्शन द मेटल आयन पार्टिसिपेट इन फॉर्मिंग अनस्टेबल इंटरमीडिएट्स। मैंने बताया था ना, होमोजीनियस में अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनता है। इन हेटेरोजीनियस कैटालिसिस रिएक्शन ऑन अदर हैंड द मेटल प्रोवाइड्स अ सरफेस, क्या प्रोवाइड करता है, सरफेस, और वो सरफेस पे दोनों रिएक्ट करते हैं। जैसे देखिए ढेर सारे एग्जाम्पल दिया। MnO2 कैसे कैटालिस्ट की तरह काम करता है, जब पोटेशियम क्लोरेट का डिकम्पोजिशन करते हैं। ये रिएक्शन हमने पढ़ लिया है अपने ग्रुप 16, 17 और 18 एलिमेंट में, आप वहाँ पे देख सकते हैं। इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया बाय हेबर्स प्रोसेस, ये हमने 11th में पढ़ लिया था, ग्रुप 15 एलिमेंट। अब देखिए, कोबाल्ट थोरियम अलॉय इज यूज्ड इन फिशर ट्रॉस्प प्रोसेस इन सिंथेसिस ऑफ गैसोलीन मतलब पेट्रोल की सिंथेसिस में ये यूज होता है। फिर फाइनली डिवाइडेड निकल फाउंड बाय रिडक्शन ऑफ हीटेड ऑक्साइड इन हाइड्रोजन इज एन एक्सट्रीमली एफिशिएंट कैटालिस्ट इन हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथीन, मतलब इथीन को इथेन में कन्वर्ट कर देता है। ओके, और ये कौन सा कैटालिसिस है, ये हेटेरोजीनियस है, क्योंकि निकल सॉलिड होता है और इथीन क्या है, एक गैस है। कमर्शियली हाइड्रोजिनेशन विथ निकल एज अ कैटालिस्ट इज यूज्ड टू कन्वर्ट इनएडिबल ऑयल इनटू सॉलिड फैट।
फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मार्गरीन। ओके, तो मार्गरीन क्या होता है ये आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि आपने वीडियो को देखा है और अच्छे से आप पढ़ रहे हो। नेक्स्ट, इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए सल्फ्यूरिक एसिड किससे बनता है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ओके, इसे भी हमने पढ़ा है ग्रुप 16 एलिमेंट में अपने, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन फॉर्म फ्रॉम द एयर रिएक्ट्स रिवर्सिबली ओवर अ सॉलिड कैटलिस्ट ऑफ प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टोस। ओके, ये प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टोस किसकी तरह काम कर रहा है, ये काम कर रहा है कैटलिस्ट की तरह। और मैं आपको बताऊं एस्बेस्टोस है ना सिलिकॉन का कंपाउंड होता है, सॉलिड स्टेट है, ये भी एक हेटेरोजेनस कैटालिसिस है। आ रहा है समझ में? तो SO2O2 रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, SO3। ठीक है, आगे देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आर फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड स्टीम अबाउट 500 डिग्री सेल्सियस विद एन आयरन क्रोमियम कैटालिसिस। ये देखिए स्टीम को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसेंशियल फ्यूल हमें मिल गया जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। अब ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। अब सबको पता है मेटल स्फेरिकल होते हैं, और हमने सॉलिड स्टेट में पढ़ा है कि जब आप उनकी पैकिंग कराओगे तो ऐसे खाली जगह आपको मिल जाएंगे। देखिए खाली जगह, ठीक है। तो इन खाली जगह को हम कहते हैं वॉइड्स। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप हमारी सॉलिड स्टेट की वीडियो देख लीजिए, आपको सब कुछ बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, या फिर इसी को हम कहते हैं इंटरस्टाइशियस, दोनों एक ही है। अब देखिए यहाँ पे एम्प्टी स्पेस है, ये खाली जगह, अगर इस खाली जगह में नॉन मेटल आ जाता है, नॉन मेटल, और वो भी कैसे, जो छोटे साइज के, नो डाउट नॉन मेटल इसीलिए ले रहे हैं हम क्योंकि वो छोटे साइज के होते हैं, मेटल बड़े साइज के होते हैं, नॉन मेटल छोटे हैं, तो वो ये एम्प्टी स्पेस को ऑक्यूपाई कर सकते हैं। तो वो कौन सा करें, कौन से नॉन मेटल होंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बोरॉन। ओके, ये सारे। ओके, तो अब क्या जरूरी है कि ये लोग हर जगह भरे, ऐसा भी बहुत सारा जगह हो सकता है जहाँ पे ये लोग अंदर ये इंटरस्टाइशियस में ना आए और कहीं पे आ सकते हैं। तो एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो ये जो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बोरॉन अंदर गए हैं, इन्होंने इस मेटल के साथ कोई बॉन्ड नहीं बनाया है। आ रहा है समझ में? हाँ, एक चीज आप बोल सकते हो कि उनके बीच में वीक वेंडर वॉल इंटरैक्शन। क्या है? वीक वेंडर वॉल इंटरैक्शन। वेंडर वॉल आप सब जानते हो, डाइपोल लंडन। ओके, डाइपोल छोड़िए, लंडन फोर्स उनके बीच में एग्जिस्ट होगा। तो इससे क्या होता है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड से क्या होता है? ओके, कंपाउंड भले हम बोल देते हैं बट बेसिकली एज सच ये कोई कंपाउंड नहीं है। ये तो एक बोलते हैं ना, मियरली एक नॉन मेटल एक वॉइड में फंस गया है। ओके, और इतना भी छोटा नॉन मेटल नहीं होना चाहिए जैसे हीलियम जैसा कि वो उससे बाहर ही आ जाए। आ रहा है समझ में? तो ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड के बनने से मेटल की प्रॉपर्टी एनहांस हो जाती है। जैसे मैं आपको बताऊं तो मेटल की जो डेंसिटी है वो इन जनरल बढ़ जाती है मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में, क्योंकि पहले जो जगह खाली थे, जैसे ये वॉल्यूम था, ठीक है, ये वॉल्यूम में जो खाली जगह थी अब तो वो भर गए, और वो भरने की वजह से डेंसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। नो डाउट वीक वेंडर वॉल फोर्स भी बढ़ गया तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ गया। अब कम क्या हुआ, तो मैं आपको बताऊं, अब कम होता है इस मेटल की मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी। आप सबको पता है मैलिएबिलिटी क्या होता है, टेंडेंसी टू कन्वर्ट इनटू थिन शीट, और डक्टिबिलिटी क्या होता है, आप उसे स्ट्रेच करके वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। अब जब ये खाली जगह भर गई है तो क्या आप उसे इजीली चपटा कर पाओगे या स्ट्रेट कर पाओगे? नहीं, सिंपल सी बात है। तो मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी कम हो जाती है, बाकी डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट बोल सकते हो आप, बढ़ सकती है। ओके, और उसका ब्रिटलनेस भी बढ़ जाता है। ओके, ब्रिटलनेस बढ़ जाता है। ब्रिटलनेस मतलब भंगुर जैसा, मतलब जैसा चॉक होता है ना, ऐसा तोड़ोगे तो ऐसे टूट जाएगा, ऐसा हो जाता है। क्योंकि होता क्या है, पहले मेटल के बीच में बॉन्डिंग थी, अब उसके बीच में क्या आ गया, नॉन मेटल, तो ये बॉन्डिंग थोड़ी क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, आप ऐसे कह सकते हो। समझ में आया? ओके, अब इसको मत ले लेना कि सर अगर ये बॉन्डिंग वीक हो जाएगी तो सर मेल्टिंग पॉइंट कैसे ज़्यादा होगी, ऐसे नहीं है, मतलब कंपेरेटिवली मैं बोल रहा हूँ, ऐसा थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है, इसीलिए ब्रिटलनेस बढ़ जाता है। बाकी काम देखते हैं। When small atoms like hydrogen, carbon, nitrogen are trapped in the interstitial spaces within the crystal lattice मतलब यही solid state arrangement of
आयंस या फिर एटम्स। Formed are called interstitial compounds. Sometimes sulfide and oxides are also trapped in the crystal lattice of transition elements. Steel and cast iron are example of interstitial compound of carbon and iron. Okay, मतलब जो स्टील आप सबको पता होगा, स्टील आपने सुना होगा, वो क्या होता है, उसमें आयरन का एटम ऐसे होता है और उसके बीच में ये कार्बन ट्रैप होता है, ठीक है। Due to the presence of carbon, the malleability and ductility of iron is reduced, while its tenacity increases. अब आप मुझे बताओ कि what do you mean by tenacity? Tenacity क्या होती है, वही बताओ। सर आपने कुछ बताया था क्या, ब्रिटलनेस? और नहीं 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 नहीं, तुम मुझे बताओगे क्या होता है tenacity। Some properties of interstitial compound, they are hard. ओए अपना भाई भी हार्ड है। They are hard and good conductor of heat and electricity. ये तो आपको Their chemical properties are similar to the parent metal. Obviously उससे बने हैं तो उसके जैसे ही होंगे। Their melting points are higher than those of pure metal. ये मैंने आपको बताया। Their densities are less than the parent metal. देखिए ये यहाँ पे आप बोल सकते हो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो गया, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि डेंसिटी बढ़ जाती है। तो देखो डेंसिटी तभी कम होगी जब ये जो नॉन मेटल है ना ये बड़ा होगा और ये बाकी के सराउंडिंग एटम को दूर दूर कर देगा तभी। ओके, तो इन जनरल जो मैंने बोला है वो गलत नहीं है, नहीं तो आप बोल दोगे कि सर डेंसिटी तो आपने बोला बढ़ता है। आप खुद से सोचो ना, अगर ये मेटल आयन और उनके बीच में ये आ रहा है तो डेंसिटी बढ़ रही है ना मेरे भाई। हाँ, डेंसिटी कम तभी होगी जब ये वाला केस होगा। सर हम लोग कौन सा लिखे एग्जाम में, यही लिखना है आपको, ठीक है। आगे देखिए, द मेटालिक कार्बाइड्स आर केमिकली इनर्ट एंड एक्सट्रीमली हार्ड एज डायमंड। ओके, कार्बाइड्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, मतलब मेटल के अंदर जब कार्बन आ जाता है एज ए इंटरस्टिशियल तो वो डायमंड की तरह हार्ड हो जाता है। हाइड्राइड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल आर यूज्ड एज अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। जो हाइड्राइड होते हैं वो ट्रांजिशन मेटल के किसकी तरह यूज़ करते हैं, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। और आपने देखा भी है निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम, ये फैमिली तो रिड्यूसिंग एजेंट के लिए फेमस है। रिमेंबर टंगस्टन कार्बाइड इज यूज फॉर कटिंग टूल्स। इतना हार्ड होता है कि टूल्स को काटने के लिए यूज होता है। आयरन कार्बाइड इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। ये तो हम सब जानते हैं भाई, क्या आयरन कार्बाइड क्या बनाने के लिए यूज होता है, स्टील बनाने के लिए। ओके, अब चलिए देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ अलॉय। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अलॉय होता क्या है। ओके, तो देखो अलॉय बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, पहले मैं आपको वो बताता हूँ। अपने पास अगर देखोगे तो नेचुरली टोटल 92 एलिमेंट ही है। कितने हैं, 92, और उसमें से गिन के 40 से 50 तक ही मेटल है। लेकिन हमारी नीड जो है, हमारी जो नीड है वो ढेर सारे मेटल की नीड इज ऑफ ट्रिमेंडस टाइप ऑफ मेटल। आपको अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टी चाहिए। आपको चाहिए कि ऐसा मेटल जिसकी मेलेबिलिटी ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो, तो वैसा मेटल तो जनरली एग्जिस्ट होना थोड़ा मुश्किल है। तो हम क्या कर लेते हैं, उसी के बदले कोई अलॉय बना लेते हैं, मतलब मेटल को मिक्स करके बना लेते हैं। आ रहा है समझ में। और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, मेटल का जो अलॉय होता है, मतलब जो अलॉय होते हैं बेसिकली ये सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सोल्यूशन होते हैं। क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सोल्यूशन। तो आई होप सबसे पहले आपको ये पता चला होगा कि हमें अलॉय की ज़रूरत क्यों है। तो हमको अलग अलग मेटल की प्रॉपर्टी चाहिए। जैसे आप रोड बना रहे हो, रोड के नीचे आपको मेटल की शीट रखनी है। अब पता चला ये मेटल जो है इसका थर्मल एक्सपांशन, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन बहुत ज़्यादा है। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन क्या है, बहुत ज़्यादा। और पता चला गर्मियों में ये मेटल फूक गया ऐसा, और आपका रोड ऊपर आ गया, और आप अपनी जर्नी में सीधा इधर से जा रहे थे और डायरेक्ट अपनी जर्नी पे पहुंच गए, एकदम उड़ के फट से पहुंच गए। और पता चला आपको यहाँ पे भैंस के ऊपर यमराज मिल रहे हैं। ओके, तो ऐसा नहीं करना है, हमें ऐसा करना है कि जो मेटल है उसका थर्मल एक्सपांशन ज़्यादा ना हो ताकि गर्मियों में वो फूगे ना। तो ऐसे डिज़ायरेबल मेटल होना चाहिए। अब ऐसा भी हो सकता है कि मुझे चाहिए कि ये मेटल का यंग्स मॉड्यूलस इतना हो, शेयर मॉड्यूलस इतना हो, बट शायद मेरी जो क्राइटेरिया है वो सारे मेटल फुलफिल नहीं कर रहे हैं। तो मैंने क्या सोचा, चलो कोई ऐसा मेटल या फिर ऐसा कुछ बनाया जाए जो मेरी डिज़ायर को फुलफिल करे। तो वो हमने क्या बना लिया, अलॉय बना लिया। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताई आपको कि जो अलॉय होते हैं वो सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सोल्यूशन होते हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सोल्यूशन। जैसे देखिए ये मान लीजिए क्रिस्टल लैटिस है किसी सॉलिड की, आ रहा समझ में। अब मैंने क्या किया, इसमें से इसको रिप्लेस कर दिया किसी दूसरे से। अब देखिए यहाँ पे रिप्लेस हो गया, यहाँ पे रिप्लेस हो गया, ये रिप्लेस हो गया, ये रिप्लेस हो गया,
ये भी रिप्लेस हो गया, ऐसा सब रिप्लेस नहीं हुए। तो ये जो अब बन गया है इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अलॉय। तो आपने एक चीज़ क्या सीखी कि अलॉय का फॉर्मेशन तभी पॉसिबल है, अलॉय का फॉर्मेशन तभी पॉसिबल है कि जिसे हमने रिप्लेस किया और जिससे रिप्लेस किया। ओके, जिसे हमने रिप्लेस किया और जिससे रिप्लेस किया, दोनों का साइज क्या होना चाहिए, दोनों का साइज क्या होना चाहिए, ऑलमोस्ट सेम या फिर कंपेरेबल। क्या होना चाहिए, कंपेरेबल, तभी ये पॉसिबल है, वरना ये पॉसिबल नहीं है। मैं आपको काम की बात बता रहा हूँ, पूरी बुक पढ़ लोगे लेकिन इतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा। दूसरी वीडियो देखोगे लोग उल्लू बना रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो कॉन्सेंट्रेट करो और अच्छे से पढ़ के कंसेप्ट एग्जाम क्लियर करके निकल लो मेरे भाई, समझ रहा है? अब देखिए मैं काम का बात बताता हूँ, देखो यहाँ पे ध्यान से सुनो। आपको मैंने स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम यहाँ तक बताया था कि साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है। यहाँ पे साइज क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। उसके बाद मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, यहाँ तक आपने देखा था साइज ऑलमोस्ट क्या थी, कांस्टेंट थी, मतलब इनकी साइज भी कंपेरेबल है। और यहाँ पे साइज क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। यहाँ पे साइज क्या थी, कांस्टेंट थी, कांस्टेंट। आया समझ में? मतलब Mn का, Fe का, कोबाल्ट का, निकल का, कॉपर का, क्रोमियम का, कॉपर का, ऐसे देख सकते हैं ना, इनकी साइज ऑलमोस्ट क्या है, कंपेरेबल है। और कंपेरेबल है तो आप सिंपली क्या कह सकते हो, ये लोग अलॉय बना सकते हैं। हालांकि मैंगनीज और क्रोमियम में आप बोलोगे ना तो जो साइज का एक्चुअल में ट्रेंड दिखता है वो क्रोमियम से लेके कोबाल्ट तक दिखता है, क्रोमियम से लेके निकल तक, तो इसीलिए मैंने क्रोमियम को भी ले लिया। कैसे ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा मैंगनीज और क्रोमियम में, तो आप इनके भी अलॉय बना सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आ गया, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। व्हाट इज एन अलॉय? अलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल्स, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल। ओके, ऐसा है। यहाँ पे देखिए, डू एटॉमिक रेडिया ऑफ 3D ट्रांजिशन एलिमेंट डिफर लार्जली? नो, मैंने आपको बोला ना उनकी साइज कंपेरेबल होती है। हाँ, लेकिन अगर आप स्कैंडियम को ले लो और जिंक से कंपेयर करें तो यस, तब तो बहुत ज़्यादा डिफर होती है। ट्रांजिशन मेटल फॉर्म अलॉय वेयर द एटम्स ऑफ वन मेटल आर डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली इन द लैटिस ऑफ अनदर मेटल। ओके, लैटिस मतलब ये जो अरेंजमेंट देखा था ना अपना वो, या फिर आप सॉलिड स्टेट देख लो हमारा। द मेटल विथ सिमिलर रेडिया एंड सिमिलर प्रॉपर्टी रेडियली फॉर्म अलॉय। अलॉय आर क्लासिफाइड इनटू फेरस एंड नॉन फेरस। फेरस मतलब जिसमें आयरन है और नॉन फेरस मतलब जिसमें आयरन नहीं है। आगे देखिए, फेरस अलॉय हैव एटम ऑफ अदर एलिमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली इन द एटम ऑफ आयरन, मतलब आयरन के अंदर दूसरे को लाया गया है। एज परसेंटेज ऑफ आयरन इज मोर दे आर टर्म्ड एज फेरस अलॉय। एग्जाम्पल निकल स्टील, क्रोमियम स्टील, स्टेनलेस स्टील। पता है ना स्टेनलेस स्टील अपना रेलवे का ट्रैक देखा आपने, वो इसी से बनता है। ऑल स्टील्स हैव 2% कार्बन। तो कार्बन यहाँ पे क्या काम करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो अलॉय के अंदर अपन 2% कार्बन भी डाल देते हैं। तो कार्बन क्या करता है, कार्बन जाके इंटरस्टिशियल साइट में बैठ जाता है मेरे भाई। और जब ये इंटरस्टिशियल साइट पे बैठता है तो इंटरस्टिशियल भी बन गया, मतलब उसका डेंसिटी भी अच्छा खासा हो जाता है। आ रहा है समझ में? स्ट्रेंथ भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो कार्बन बेसिकली क्या प्रोवाइड करता है, हार्डनेस, स्ट्रेंथ। नॉन फेरस मतलब सिंपल सी बात है, आयरन नहीं होगा। अलॉय आर फाउंड बाय मिक्सिंग एटम ऑफ ट्रांजिशन मेटल अदर देन आयरन विथ नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। याद रखिए, अदर देन आयरन विथ नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। आ रहा समझ में? अदर देन आयरन, और वो भी नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ। एग्जाम्पल ब्रास। ओके, ब्रास जो कि अलॉय है कॉपर और जिंक का। और मैं यहीं पे बता दूं एक और अलॉय है जिसे हम ब्रॉन्ज कहते हैं। ओके, वो होता है कॉपर प्लस टिन। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फेरस एंड नॉन फेरस अलॉय आर ऑफ इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस, बहुत ज़्यादा इनका इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है? चलिए यहाँ पे देखते हैं आगे। ब्रोंज, देखिए मैं बोलने ही जा रहा था तब तक आ गया। ब्रोंज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, इज टफ, स्ट्रॉन्ग, कोरोजन रेजिस्टेंट। कोरोजन मतलब उसके अंदर जंग नहीं लगता, जंग। ओके, रस्ट बेसिकली, एल से रस्ट नहीं लगता। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग स्टैचूज, मेडल्स एंड ट्रॉफीज, उसे बनाने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट, क्यूप्रा निकल, एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड निकल इज यूज्ड मेकिंग मशीनरी पार्ट, marine ships, boats, for example marine condenser tubes. Okay, stainless steel are used in construction of outer fuselage of ultra high speed aircraft. ultra speed मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड में जो जाता है, वैसे एयरक्राफ्ट में भी यूज़ होता है इसका। नेक्स्ट देखिए, निक्रोम, एन अलॉय ऑफ निकल एंड क्रोमियम, द रेशियो 80 to 20, मतलब अगर 100 ग्राम है तो 80 ग्राम क्या होगा,
निकल होगा और 20 ग्राम क्रोमियम होगा, और क्रोमियम महंगा भी होता है। हैज़ बीन डेवलप्ड सिग्निफिकेंटली फॉर गैस टर्बाइन इंजिन्स, गैस टर्बाइन इंजन में, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल भी रस्ट वस्ट नहीं होना चाहिए। टाइटेनियम अलॉयज withstand stress up to high temperature and are used for ultra high speed flight। ओके, टाइटेनियम इसलिए यूज होता है क्योंकि मैं आपको बताऊं, क्योंकि टाइटेनियम है ना बहुत हल्का होता है। क्या होता है? हल्का, प्लस इसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है, मतलब हल्का होने के साथ इसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है, और ये केमिकली क्या होता है? रेजिस्टेंट भी होता है। तो देखिए हल्का भी है, स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा है, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा है। तो हमको प्लेन बनाने के लिए क्या चाहिए? ऐसी चीज़ जो हल्की हो। तो पता चला वो खुद बहुत ज़्यादा वजनदार है, तो वो लोगों को कैसे लेके उड़ेगी? फायर प्रूफ बल्कहेड्स एंड एग्जॉस्ट स्ट्राउट्स। ओके, एग्जॉस्ट स्ट्राउट्स मतलब जहां से बोलते हैं ना इनलेट आउटलेट होता है, ऐसे हवा का आना और जाना, ऐसे आया समझ में? तो ये था दोस्तों हमारा पूरा कलर, इंटरस्टिशियल कंपाउंड एंड कैटालिटिक प्रॉपर्टी एज वेल एज अलॉय फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन लिमिट। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से पसंद आई होगी। इसे आप जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है? और फटाफट पढ़ लीजिए, हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। तो इसी तरह हमारी वीडियो देखते रहिए, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।